कहानी का शीर्षक है औरत एक पहेली। संदीप बाहर धूप में बैठे सफ़ेद कागजों पर आरी तिरछी रेखाएं बना बनाकर भांति भांति के मकानों के नक्शे खींच रहे थे। दोनों बाप बेटे पंकज, पवन और बेटी कामना उनके इर्द गिर्द खड़े बेहद दिलचस्पी के साथ अपनी अपनी पसंद बतलाते जा रहे थे। मुझे हमेशा की भांति अदरक की चाय और कोई लजीज सा नाश्ता बनाने का आदेश मिला था। बाप बेटों की नोकझोंक के स्वर रसोई घर के अंदर तक गूंज रहे थे। सभी चाहते थे कि मकान उनकी ही पसंद के अनुरूप बने। पवन को बैडमिंटन खेलने के लिए लंबे चौड़े लॉन की आवश्यकता थी। व्यावसायिक बुद्धि का पंकज मकान के बाहरी हिस्से में एक दुकान बनवाने के पक्ष में था। कामना अभी 11 वर्ष की थी, लेकिन मकान के बारे में उसकी कल्पनाएं अनेक थी। वह अपनी धनाढ़ परिवारों की सहेलियों की भांति 2-3 मंजिल की आलीशान कोठी की इच्छुक थी, जिसके सभी कमरों में टेलीफोन और रंगीन टेलीविज़न की सुविधाएं हो, कार खड़ी करने के लिए गैराज हों। संदीप ठठाकर हंस पड़े। 400 गज जमीन में 5 सितारा होटल की गुंजाइश कहाँ है हमारे पास? मकान बनवाने के लिए लाखों रुपए कहाँ हैं? फिर तो बन गया मकान पिताजी, पहले आप रुपये पैदा कीजिए। कमला का मुंह फूल उठा था। तू क्यों रूठ कर अपना भेजा खराब करती है? मकान में तो हमें ही रहना है, तेरा क्या है? विवाह के बाद पराए घर जाके बैठेगी। पंकज और पवन कामना को चिढ़ाने लगे थे। बच्चों के वार्तालाप का लुत्फ उठाते हुए मैंने मेज पर गरम गरम चाय, पकौड़े, पापड़ सजा दिए और संदीप से बोली, इस प्रकार तो तुम्हारा मकान कई वर्षों में भी नहीं बन पाएगा। किसी इंजीनियर की सहायता क्यों नहीं लेते? वह तुम सबकी पसंद के अनुरूप नक्शा बना देगा। संदीप को मेरा सुझाव पसंद आया। जब से उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, उनके मन में एक सुंदर आरामदेह मकान बनवाने की इच्छाएं बलवती हो उठी थी। संदीप अपने रिश्तेदारों मित्रों से इस विषय में विचार विमर्श करते रहते थे। कई मकानों को उन्होंने अंदर से लेकर बाहर तक ध्यानपूर्वक देखा भी था। कई बार फुर्सत के क्षणों में बैठकर कागजों पर भांति भांति के नक्शे बनाए बिगाड़े थे, परंतु मन को कोई रूपरेखा संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। कभी आंगन छोटा लगता तो कभी बैठक के लिए जगह कम पड़ने लगती। परिवार के सभी सदस्यों के लिए पृथक पृथक स्नान घर और कमरे तो आवश्यक थे ही, एक कमरा अतिथियों के लिए भी जरूरी था। क्या मालूम भविष्य में कभी कार खरीदने की हैसियत बन जाए, इसलिए गैराज बनवाना भी आवश्यक था। कुछ ही दिनों बाद संदीप किसी अच्छे इंजीनियर की तलाश में जुट गए। एकांत क्षणों में भी मकान के बारे में सोचने लगती थी। एक बड़ा आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण रसोई घर बनवाने की कल्पनाएं मेरे मन में उभरती रहती थी। अपने मकान में गमलों में सजाने के लिए कई प्रकार के पेड़ पौधों के नाम मैंने लिख कर रखे थे। एक दिन संदीप ने आकर बतलाया कि उन्होंने एक भवन निर्माण कंपनी की मालकिन से अपने मकान के बारे में बात कर ली है। अब नक्शा बनवाने से लेकर मकान बनवाने तक की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। सबने राहत की सांस ली। मकान बनवाने के लिए संदीप के पास कुल 1.5-2 लाख की जमा पूंजी थी। घर के खर्चों में कटौती करके बरसों में जाकर इतना रुपया जमा हो पाया था। संदीप एक दिन मुझे भवन निर्माण कंपनी की मालकिन विनीता से मिलवाने ले गए। मैं कुछ ही क्षणों में विनीता के मृदु स्वभाव, खूबसूरती और आतिथ्य से कुछ ऐसी प्रभावित हुई कि हम दोनों के बीच अदृश्य सा आत्मीयता का सूत्र बंध गया। हम उन्हें अपने घर आने का औपचारिक निमंत्रण देकर चले आए। मुझे कतई उम्मीद नहीं थी वह हमारे घर आकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करेगी, लेकिन एक शाम आकस्मिक रूप से उनकी चमचमाती विदेशी कार हमारे घर के सामने आकर रुक गई। मैं संकोच से भर उठी कि कहाँ बैठाऊं इन्हें, कैसे सत्कार करूं। विनीता शायद मेरे मन की हीन भावना भाप गई। मुस्कुराकर स्वतः ही एक कुर्सी पर बैठ गई। रेखा जी, क्या एक गिलास पानी मिलेगा?
मैं निंद्रा से जागी, लपक कर रसोई घर से पानी ले आई। फिर चाय की चुस्कियों के साथ वार्तालाप का लंबा सिलसिला चल निकला। इस बीच बच्चे कॉलेज से आ गए थे, वे भी हमारी बातचीत में शामिल हो गए। फिर विनीता यह कहकर चली गई, मैंने आपकी पसंद को ध्यान में रखकर मकान के कुछ नक्शे बनवाए हैं, कल दफ्तर में आकर देख लीजिएगा। विनीता के जाने के बाद मेरे मन में अनेक अनसुलझे प्रश्न डोलते रह गए थे। उसका परिवार कैसा है, पति कहाँ है और क्या करते हैं, इनके संपन्न होने का रहस्य क्या है। कभी कभी ऐसा लगता है कि विनीता को मैं जानती हूँ, उनका चेहरा मुझे परिचित जान पड़ता है, लेकिन बहुत याद करने पर भी कोई ऐसी स्मृति जागृत नहीं हो पाती थी। कभी मैं सोचने लगती कि शायद अधिक आत्मीयता हो जाने की वजह से ऐसा लगता होगा। अगले दिन शाम को मैं और संदीप दोनों उनके दफ्तर में नक्शा देखने गए। एक नक्शा छांटकर संतुष्ट भाव से हमने वैसा ही मकान बनवाने की अनुमति दे दी। बातों ही बातों में संदीप कह बैठे, रुपयों की कमी के कारण शायद हम पूरा मकान एक साथ नहीं बनवा पाएंगे। विनीता झट आश्वासन देने लगी, आप निश्चिंत रहिए, मैंने आपका मकान बनवाने की जिम्मेदारी ली है तो पूरा बनवा कर ही रहूंगी। बाकी रुपये मैं अपनी जिम्मेदारी पर आपको कर्ज दिलवा दूंगी, आप सुविधा अनुसार धीरे धीरे चुकाती रहिए। संदीप उनके एहसान के बोझ से दब गए। मुझे विनीता और भी अपनी सी लगने लगी। नक्शा पास हो जाने के पश्चात मकान का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब तक विनीता का हमारे यहाँ आना जाना बढ़ गया था। अब वह खाली हाथ न आकर बच्चों के लिए फल, मिठाइयाँ और कुछ अन्य वस्तुएं लेकर आने लगी थी। आते ही वह सबके साथ घुल मिल कर बातें करने लग जाती। रसोई घर में पटरे पर बैठकर आग्रह करके मुझसे दाल रोटी लेकर खा लेती। मैं संकोच में से गर जाती, उन्हें फल मिठाइयाँ लाने को मना करती, परंतु वह नहीं मानती थी। संदीप मुझसे कहते, विनीता जी जो करती हैं उन्हें करने दिया करो, मना करने से उनका दिल दुखेगा, उनके अपने बच्चे नहीं हैं, इसलिए वह हमारे बच्चों पर अपना ममता लुटाती रहती हैं। मैं परेशान सी हो उठती। अब भरे पूरे शरीर की स्वामिनी विनीता के अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसने उन्हें मातृत्व से वंचित कर दिया है। मैं उनके प्रति असीम सहानुभूति से भर उठती थी। एक दिन मन का क्षोभ संदीप के सामने प्रकट किया तो उन्होंने बताया, विनीता जी के पति अपाहिज हैं, बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। एक ऑपरेशन के दौरान मैं और अधिक सहानुभूति से भर उठी। संदीप बताते रहे, विनीता जी के पति की प्रथम पत्नी का एक पुत्र उनके साथ रहता है, जिसे उन्होंने माँ की ममता देकर बड़ा किया है। इतनी बड़ी फर्म, दौलत, प्रसिद्धि, सब कुछ विनीता जी के अटूट परिश्रम का सुखद परिणाम है। अचानक मेरे मन में ख्याल आया, विनीता की गुप्त बातों की जानकारी संदीप को कैसे हो गई, कब और कैसे दोनों के बीच इतनी अधिक घनिष्ठता हो गई कि वे दोनों इस संबंधों पर भी चर्चा करने लगे। मैंने इस विषय में संदीप से प्रश्न किया तो वह झेप कर खामोश हो गया। मेरे अंतर में संदेह का कीड़ा कुलबुला उठा था। मुझे लगने लगा कि विनीता अकारण ही हम लोगों से आत्मीयता नहीं दिखलाती है, वह हमारे बच्चों पर भी खर्च करके हमारे घर में अपना स्थान बनाना चाहती है। कोई ऐसे ही तो किसी को हजारों का कर्जा नहीं दिलवा सकता। इन सब का कारण संदीप के प्रति उनका आकर्षण भी तो हो सकता है। संदीप 50 वर्ष के होने पर भी स्वस्थ सुंदर थे। शरीर सौष्ठव के कारण अपनी आयु से कई वर्ष छोटे दिखते थे। किसी सम आयु की महिला की अपनी ओर आकर्षित हो जाना आश्चर्य की बात नहीं थी। मैं सोचने लगी, विनीता जैसी सुंदर महिला एक अपाहिज आदमी के साथ संतुष्ट कैसे रह सकती है। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ लगने लगा। अब जब भी विनीता मेरे घर आती, मेरा मन उनके प्रति करवाहट से भर उठता था। उनकी मधुर मुस्कुराहट के पीछे छल कपट दिखाई देने लगता। ऐसा लगता जैसे विनीता अपनी दौलत के कुछ सिक्के मेरे झोली में डालकर मुझसे मेरी खुशियाँ और मेरा पति खरीद रही है। मुझे विनीता, उनकी लाई वस्तुओं और उनकी दौलत से नफरत होती चली गई। मैंने उनके दफ्तर जाना बंद कर दिया। वह मेरे घर आती तो मैं
बीमारी या व्यस्तता का बहाना बनाकर उन्हें टालने का प्रयास करने लगती थी। मेरे बच्चे और संदीप उनके आते ही उनकी आवभगत में जुटने लगते थे। यह सब देखकर मुझे बेहद बुरा लगने लगा था। मैं विनीता के जाने के पश्चात बच्चों को डांटने लगती। तुम सब लालची प्रवृत्ति के क्यों बनते जा रहे हो? क्यों स्वीकार करते हो इनके लाए उपहार? इनसे इतनी अधिक घनिष्ठता किस लिए? कौन है यह? हमारी मकान बन जाएगा, फिर हमारा और इनका रिश्ता ही क्या रह जाएगा? बच्चे सहम कर मेरा मुंह देखते रह जाते, क्योंकि अभी तक मैंने उन्हें अतिथियों का सम्मान करना ही सिखाया था। विनीता के प्रति मेरी उपेक्षा को कोई नहीं समझ पाता था। सभी मेरी मनोदशा से अनभिज्ञ थे। मकान के किसी कार्यवश जब भी संदीप मुझसे विनीता के दफ्तर चलने को कहते, मैं मना कर देती। वह अकेले चले जाते तो मैं मन ही मन कुढ़ती रहती, लेकिन ऊपर से शांत बनी रहती थी। मैं संदीप को विनीता के यहाँ जाने से नहीं रोकती थी। सोचती, मर्दों पर प्रतिबंध लगाना क्या आसान काम है? पूरा दिन घर से बाहर बिताते हैं। कोई पत्नी आखिर पति का कहाँ तक पीछा कर सकती है? मेरे मनोभावों से बेखबर संदीप जब तब विनीता की प्रशंसा करने बैठ जाते। अक्सर कहते, विनीता जी से मुलाकात नहीं होती तो हमारा मकान इतनी जल्दी नहीं बन पाता। कभी कहते, विनीता जी दिन रात परिश्रम करके हमारा मकान इस प्रकार बनवा रही हैं जैसे वह उनका अपना ही मकान हो। मेरे अंदर की औरत यह सब सहन नहीं कर पा रही थी। मैं यह सोचकर ईर्ष्या से जलती भूनती रहती थी कि विनीता की खूबसूरती ने संदीप के मन को बांध लिया है। कभी ऐसा भी हो जाता कि विनीता अपने किसी निजी कार्यवश संदीप को कार में बैठा कर कहीं ले जाती। संदीप घंटों के पश्चात प्रसन्न मुद्रा में वापस लौटते और बताते कि वह किसी बड़े होटल में विनीता के साथ भोजन करके आ रहे हैं। मेरे अंदर की औरत यह सब सहन नहीं कर पा रही थी। मैं यह सोचकर ईर्ष्या से जलती भूनती रहती थी कि विनीता की खूबसूरती ने संदीप के मन को बांध लिया है। अब उन्हें मैं फीकी लगने लगी हूँ। उनके मन में मेरा स्थान विनीता लेती जा रही है। कभी मैं क्षुब्ध होकर सोचने लगती, इस शहर में मकान बनवाने से मेरा जीवन ही नीरस हो गया। एक शहर में रहते हुए संदीप और विनीता का साथ कभी नहीं छूट पाएगा। अब संदीप मुझे पहले की भांति कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। विनीता अदृश्य रूप से मेरी सौत बन चुकी है। हो सकता है दोनों। आखिर होटलों में जाने का ये मकसद भी क्या हो सकता है? हमारा मकान पूरा बन गया तो मुहूर्त करने के पश्चात हम अपने मकान में आकर रहने लगे। विनीता का आना जाना और संदीप के साथ घुल मिल कर बातें करना कम नहीं हो पाया था। एक दिन मेरे मन का आक्रोश जबान पर फूट पड़ा, जब यह इस औरत के यहाँ आना जाना बंद क्यों नहीं कर देते? मकान कभी का बनकर पूरा हो चुका है। अब इस फालतू मेलजोल का समापन हो जाना ही बेहतर है। कैसे स्वार्थियों जैसे बातें करने लगी हो। विनीता जी ने हमारी कितनी सहायता की थी, अब हम उनका तिरस्कार कर दें, क्या यह अच्छा लगता है? तब क्या जीवन भर उसे गले से लगाए रहोगे? तुम्हें जलन होती है उसकी खूबसूरती से। संदीप मेरे क्रोध की परवाह न करके मुस्कुराते रहे, फिर लापरवाही से बाहर चले गए। क्रोध और उत्तेजना से मैं कांप रही थी। जी चाह रहा था कभी जाकर उस आवारा चरित्रहीन औरत का मुंह नोच डालूं। अपने अपाहिज पति की आंखों में धूल झोंक कर पराये मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरती है। अब तक ना मालूम कितने पुरुषों के साथ मुंह काला कर चुकी होगी। मुझे उस अपरिचित अनदेखे व्यक्ति से गहरी सहानुभूति होने लगी, जिसकी पत्नी बनकर विनीता उसके प्रति विश्वासघात कर रही थी। मैं सोचने लगी, अगर यह कांटा अभी से उखाड़ कर नहीं फेंका गया तो मेरा मन जख्मी होकर लहूलुहान हो जाएगा। इससे पहले कि मामला और आगे बढ़े, मुझे विनीता के पति के पास जाकर सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए कि वे अपनी बदचलन पत्नी के ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर दे। वह दूसरों के घर उजाड़ती फिरती है। उनके घर का पता मुझे मालूम था। एक बार मैं संदीप के साथ घर के बाहर तक जा चुकी थी। उस वक्त विनीता घर पर नहीं थी। नौकर के बताने पर हम बाहर से ही लौट आए थे। घर के सभी काम बच्चों पर छोड़कर मैं विनीता के घर जाने के लिए तैयार हो गई। एक रिक्शे में बैठकर मैं उनके घर पहुंच गई। विनीता घर में नहीं थी। नौकर के साहब का
नौकर से साहब का कमरा पूछकर मैं दंदनाती हुई सीढ़ियों से ऊपर जा पहुंची। नौकर ने कमरे के अंदर जाकर साहब को मेरे आगमन की सूचना दे दी। फिर मुझे अंदर जाने का इशारा करके वह किसी काम में लग गया। दरवाजे पर लहराता पर्दा एक और खिसका कर मैंने अंदर प्रवेश किया तो सभी शब्द मेरे हलक में ही सूख गए। सामने कुर्सी पर एक ऐसा इंसान बैठा हुआ था जिसकी कमर के नीचे दोनों टांग गायब थी। उसे इंसान न कहकर सिर्फ एक धर कहा जाए तो बेहतर होगा। आ जाओ रेखा, मुझे विश्वास था जीवन में दोबारा तुमसे मुलाकात अवश्य होगी। एक दर्दीला चिर परिचित स्वर गूंजा। उस पुरुष को पहचान कर मेरा रोया रोया सिर उठा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसकती जा रही थी। यह कोई और नहीं, मेरे भूतपूर्व पति सूरज थे। इनसे बरसों पहले मेरा तलाक हो चुका था। फिर मैंने संदीप के साथ नई दुनिया बसा ली थी और संदीप को अपने अतीत से हमेशा अनभिज्ञ रखा था। अब सूरज को देखकर मेरे कड़वे अतीत का काला पन्ना फिर से उजागर हो गया था, जिसकी यादें मेरे मन की भावनाओं में दफन हो चुकी थी। बरसों पहले माँ बाप ने बड़ी धूमधाम से मेरा विवाह सूरज के साथ किया था। सूरज एक कुशल वास्तुकार थे, घर भी संपन्न था। विवाह के प्रथम वर्ष में ही मैं एक सुंदर स्वस्थ बेटे की माँ बन गई थी। फिर हमारी खुशियों पर एकाएक वज्रपात हुआ। एक सड़क दुर्घटना में सूरज की दोनों टांगे की हड्डियां टूटकर चूर चूर हो गई थी। जान बचाने हेतु डॉक्टरों को उनकी टांगें काट देनी पड़ी। एक अपाहिज पति को मेरा मन स्वीकार नहीं कर पाया। मैं खिन्न हो उठी, बात बात पर लड़ने चिड़चिड़ाने लगी। मन का असंतोष अधिक बढ़ गया तो मैं सूरज को छोड़कर मायके में जाकर रहने लगी। मायके वालों के प्रयास के बाद भी मैं ससुराल जाने को तैयार नहीं हो पाई तो सबने मुझे दुखी देखकर मेरा तलाक कराने के लिए कचहरी में प्रार्थना पत्र दिलवा दिया। मैं सूरज से छुटकारा पाकर किसी समर्थपूर्ण पुरुष से विवाह करने के लिए अत्यंत इच्छुक थी। एक दिन हमेशा के लिए हमारा संबंध विच्छेद हो गया। कानून ने सूरज की विकलांगता के कारण हमारे बेटे विक्की को मेरे सुपुर्दगी में दे दिया। विक्की की वजह से मेरे पुनर्विवाह में अड़चनें आने लगी। बच्चे वाली स्त्री से विवाह करने के लिए कौन पुरुष तैयार हो सकता था। मेरे मायके वाले भी विक्की की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लादने के लिए तैयार नहीं हो पाए। इन सब बातों की जानकारी हो जाने पर एक दिन सूरज की माताजी मेरे मायके आ पहुंची। उन्होंने रो रो कर विक्की को मुझसे ले लिया। सूरज की माताजी प्रसन्न मन से लौट आई। मेरा बोझ हल्का हो गया था। विक्की की जुदाई के गम से अधिक मुझे दूसरे विवाह की अभिलाषा थी। एक दिन मेरा विवाह संदीप से संपन्न हो गया। हम दोनों का यह दूसरा विवाह था। संदीप विधुर थे। विवाह की पहली रात ही हम दोनों ने अपने अपने अतीत को हमेशा के लिए भुला देने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर एक दिन मायके जाने पर मुझे मालूम हुआ कि सूरज की माताजी सूरज और विक्की को लेकर किसी अन्य शहर में चली गई हैं। बैठो रेखा, खड़ी क्यों? लगता है मुझे अचानक देखकर हैरान रह गई। तुमने तो समझ लिया होगा कि मैं कहीं मरकप गया होऊंगा। नहीं सूरज, ऐसा मत कहो। सभी को जीवित रहने का पूरा पूरा अधिकार है। मेरे मुंह से अचानक निकल गया और मैं एक कुर्सी पर निढाल सी बैठ गई। मेरे जीवित रहने का अधिकार तो तुम छीन कर ले गई थी रेखा। तुम छोड़ कर चली गई तो मैं लाश बनकर रह गया था। अगर विनीता का सहारा नहीं मिलता तो मैं अब तक अवश्य मर चुका होता। आज विनीता की बदौलत ही मैं इतनी बड़ी फर्म का मालिक बन बैठा हूँ। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मेरे आंसू रुक नहीं पाए। मैंने मुंह फेर कर रुमाल से अपना चेहरा साफ किया। सूरज कहते जा रहे थे, तुम्हें वह नर्स याद है जो मेरी देखभाल के लिए माँ ने घर पर रखी थी? वह शर्मीली सी छुई मुई लड़की विनी। ओह, अब मैं समझी मुझे विनीता का चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। तुम विनी को नहीं पहचान पाई, परंतु विनी ने पहली बार देखकर ही तुम्हें पहचान लिया था। उसने मुझे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति और रहन सहन के बारे में सभी कुछ बतला दिया था। मैं तुम्हारी यथासंभव सहायता करने के लिए तुरंत तैयार हो गया था।
मेरे आग्रह पर विनीता ने कदम कदम पर तुम्हारे और तुम्हारे पति की मदद की थी। मेरे पैर मौजूद होते तो मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आता, तुम्हारे सामने दौलत के ढेर लगा कर कहता, जितनी दौलत की आवश्यकता हो लेकर अपनी भूख मिटा लो। तुम इसी वजह से मुझे छोड़कर गई थी कि मैं अपाहिज हूँ, दौलत पैदा करने में असमर्थ हूँ, तुम्हें पूर्ण शारीरिक सुख नहीं दे पाऊंगा। कहते कहते सूरज का गला भर गया था। बस रहने दो सूरज, मैं और अधिक नहीं सुन सकूंगी। मैं रो पड़ी। एक जहरीली चुभती हुई यादगार ही तू हूँ। भुला क्यों नहीं दिया मुझे? कैसे भुला पाता कि मेरे बिक्की की तुम माँ हो? बिक्की कहाँ है सूरज? वह कैसा है? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? मैं व्यग्र होकर कुर्सी से उठ खड़ी हो गई। सूरज अपने आप को संयत कर चुके थे। विक्की यानी विकास से तुम विनीता के दफ्तर में मिल चुकी हो। वह विनीता के बराबर वाली कुर्सी पर बैठकर दफ्तर के कामों में उसका हाथ बटाता है। अब वह एक प्रसिद्ध वास्तुकार है। तुम्हारे मकान का नक्शा उसी ने तैयार किया था। सच वही मेरा विक्की है। हर्ष और उत्तेजना से मैं गदगद हो उठी। मेरे आंखों के सामने वह गोरा स्वस्थ युवक घूम गया जिससे मैं कई बार मिल चुकी थी, बातें कर चुकी थी। मेरे मकान के मुहूर्त पर वह विनीता के साथ मेरे घर आया था। अचानक मेरे मन में एक अनजाना सा डर उभर आया। क्या विक्की जानता है कि मैं उसकी माँ हूँ? नहीं, वह उस माँ से नफरत करता है जो उसके अपाहिज पिता को छोड़कर सुख की तलाश में अन्यत्र चली गई थी। वह विनीता को ही अपनी सगी माँ मानता है। जानती हो रेखा, वह मुझे कितना चाहता है। मेरे बिना भोजन भी नहीं करता। सूरज, मेरी एक बात मानोगे? कहो रेखा। विक्की से कभी मत कहना कि मैं उसकी माँ हूँ। यही कहना कि विनीता ही उसकी असली माँ है। रोती हुई मैं सूरज के कमरे से बाहर निकल आई। जिस पौधे को मैं उजाड़ कर चली गई थी, विनीता ने उसे जीवन दान देकर हरा भरा कर दिया था। मैं सोचती रह गई कि स्वार्थी विनीता है या मैं। कितना गलत समझ बैठी थी मैं विनीता को। इस महान नारी ने 2 बार मेरा घर बसाया था। एक बार अपाहिज सूरज और मासूम बेसहारा विक्की को अपनाकर, दूसरी बार मेरा मकान बनवाकर मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। घर वापस लौटी तो मेरे चेहरे को कीउरी रंगत देखकर बच्चे और संदीप सब सोच में पड़ गए। एक साथ ही मुझसे कारण पूछने लगे। मैंने एक गिलास पानी पिया और इत्मीनान से बिस्तर पर बैठकर संदीप से कहने लगी, सुनो, तुम विनीता जी के दफ्तर में जाकर उन्हें और उनके पूरे परिवार को रात के खाने के लिए आमंत्रित करके आओ। उन्होंने हमारे लिए इतना सब किया है, हमारा भी तो उनके प्रति कुछ फर्ज है। बच्चे हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। संदीप मेरी ओर ऐसे देखने लगे जैसे कह रही हो, औरत सचमुच एक पहेली होती है, उसे समझ पाना असंभव है।